वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। ठीक है, आज हम सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन शुरू करते हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में लेट मी शेयर। सो सेडिमेंट, पहले तो ये फैसला हो कि सेडिमेंट से क्या मुराद है। ठीक है, तो सेडिमेंट को हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेडिमेंट एंड ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो sediment diameter is denoted as d. Sediment particles are rarely precisely spherical. The notion of diameter requires elaboration. For sufficiently coarse particle, the diameter d is often defined to be the dimension of the smallest square mesh opening through which the particles will pass. For fine particle, diameter d often denotes the diameter of the equivalent sphere with the same fall velocity Vs as the actual particle. तो अगर कोर्स पार्टिकल है तो डायमीटर पार्टिकल का साइज किधर से आएगा? सीव्स एनालिसिस से। और पार्टिकल, क्योंकि हम पार्टिकल के साइज को जो है मेजर तो नहीं करते हर एक साइज को, हम तो सीव एनालिसिस करके देखते हैं कि सबसे छोटा जो मैश ओपनिंग जो है वो कितनी है जिससे कि वो पार्टिकल पास हुआ है। ठीक है, अगर फाइन पार्टिकल है तो फिर डायमीटर डी उसके साइज से मुराद ये है कि उस पार्टिकल का साइज जो कि जिसकी के फाल वेलोसिटी उतनी है जितनी के उस एक्चुअल पार्टिकल की। तो वो पार्टिकल जो है वो एक हकीकी पार्टिकल नहीं है बल्कि एक फर्जी स्फेयर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक कोर्स पार्टिकल, एक फाइन पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल से साइज जो है वो सीव एनालिसिस से आता है और वो एक्चुअली उस जाली का जो है जो सबसे छोटी जाली होती है जिससे कि सबसे आखिर में वो पार्टिकल गुजर जाए, उसका जो साइज होता है वो पार्टिकल का साइज हम कह देते हैं। और अगर फाइन पार्टिकल हो तो ये फिर उस स्फेयर का
जो साइज होता है या डाया होता है वो इसको हम इसका पार्टिकल को कह देते हैं जिसकी के फाल वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल पार्टिकल की फाल वेलोसिटी के बराबर हो। अच्छा, इसको पार्टिकल साइजेस को जो है दो दो स्केल्स हैं, आमतौर पे वो भी यूज होते हैं, एक फी स्केल और एक सी स्केल। ठीक है ना? तो और वो जो है इस तरह डिफाइंड है कि फी स्केल जो है वो 2 रेज़ टू पावर फी है, और जो सी स्केल है वो 2 रेज़ टू पावर माइनस फी है। या फी स्केल जो है वो 2 रेज़ टू पावर फी है, और सी स्केल या साइज स्केल जो है वो 1/2 रेज़ टू पावर सी है। ठीक है, अगर ये इसकी डिफिनीशन दो स्केल्स की मान ली जाए तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फी स्केल इज इक्वल टू माइनस साई इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ डी, और इसको log t/log 2 भी लिख सकते हैं। इस स्केल आमतौर पे इंजीनियर्स इससे वाकिफ नहीं होते, ये एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल में या उन दूसरे डिसिप्लिन्स में जो है ना ये राइज है। हमारे लिए जो है वो हम सेडिमेंट साइजेस जो है ना एब्सोल्यूट टर्म में उसके आदि हैं। सो सेडिमेंट साइजेस रेंजेस में आपके पास पहले और दो कॉलम जो हैं वो रेलेवेंट हैं, या फिर आखिरी कॉलम। ये फी और सी वाले स्केल्स को जो है उसको आप छोड़ दें, सिर्फ एब्सोल्यूट स्केल पे आए। ठीक है, तो क्ले जो है वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनका डाया जो है वो दे आर लेस देन 0.002 मिलीमीटर, या 2 × 10⁻³ मिलीमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कहते हैं, और दे आर कोहेसिव। कोहेसिव से क्या मुराद है कि क्लेज में 3 मिनरल्स हैं, मशहूर हैं, क्लेयोनाइट, मोंटमेरोनाइट एंड स्मेक्टाइट। एक और भी क्ले की टाइप है बेंटोनाइट जिसे कहते हैं। यानी कि इनकी सरफेस जो होती हैं वो इन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और सरफेसेस पे जो है चार्जेस डेवलप हो जाते हैं वीक बॉन्डिंग की वजह से, और उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जो है ना बॉन्डिंग करते हैं पार्टिकल्स उन। सो तो इसको कोहिजन की वजह से ये एक दूसरे से ना इसका बॉन्डिंग होती है। सिल्ट जो है वो फिर उससे बड़े पार्टिकल के बड़े साइजेस के पार्टिकल हैं जो कि 0.002 से लेके 0.0625 तक इनके साइजेस हैं। इनमें कोहिशन भी होती है और नहीं भी होती। फिर तीसरे दर्जे पे जो है ना सैंड पार्टिकल्स हैं जो 0.0625 से 2 मिलीमीटर तक हैं, ये नॉन कोहिसिव है। ग्रेवल जो है वो 2 to 64 ग्रेवल है, 64 to 256 मिलीमीटर जो है कॉबल्स हैं, ग्रेटर देन 256 मिलीमीटर पे जो है बोल्डर्स हैं।
ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह आप करते हैं कि आप फिर उनको सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसको फिर रिजल्ट्स को आप प्लॉट करते हैं एक कर्व पे जिसमें एक्स एक्सिस पे ग्रेन साइज होता है मिलीमीटर में लॉगरिथमिक स्केल पे, और वाई एक्सिस पे परसेंट फाइनर होता है, यानी कितना परसेंट उस सैंपल का जो है उस साइज से फाइन है, ठीक है। तो अगर उसमें आपके पास जो है, अगर इसको कॉलम में टेबल में इस डेटा को शो करें तो आपके पास पहला कॉलम जो है वो तो बिन का नंबर है, और उसके बाद हर बिन का जो है साइज है मिलीमीटर में, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन है कि किस बिन में कितने जो है परसेंट जो है फ्रैक्शन की सूरत में इसने लिखा हुआ है वो पार्ट सैंपल का साइज उस बिन में फॉल करता है। ठीक है, तो एक और एक साइज जो है वो कॉमनली या जो यूज होता है वो है पार्टिकल का, मिसाल के तौर पे डी D50 यानी मीडियम साइज, ठीक है। इससे फिर उसने निकाला है कि D50 जो है वो इसमें आप फिर इंटरपोलेशन से निकालेंगे, तो D50 का मतलब है कि 50% सच दैट dx अगर आप कहें तो इस साइज सच दैट x% ऑफ द सैंपल इज फाइनर देन dx, ठीक है। x कोई भी हो सकता है क्योंकि हम सिर्फ D50 नहीं लेते, हम D90 भी लेते हैं। D90 वो वाला साइज, D50 जो होगा वो साइज है सच दैट आधा सैंपल का साइज जो है वो उससे कम है, आधा ज्यादा है, मीडियम साइज। और D90 वो साइज होगा जो कि such that 90% of the sample has is finer than that size. अच्छा, unimodal and bimodal grain size distributions. Uh, the fractions represent a discretized version of the continuous function. F denotes the mass fraction of a sample that is finer than size psi. The probability density of size psi is thus given as df by dy. इसमें उसने कुछ साइज वो डिफाइन किए हुए हैं कि द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनिमोडल बिकॉज द फंक्शन हैज अ सिंगल मोड और पीक। यूनिमोडल मतलब एक ही उसमें पीक आ रही है। तो कुछ सेडिमेंट साइजेस यूनिमोडल होते हैं, कुछ बाय मॉडल होते हैं। अब a sand bed river has a characteristic size of bed surface sediment D50 or DG that is in the sand range, ठीक है। एक दो बड़ी जो डिफरेंशिएशन है रिवर्स के दरमियान वो है कि कुछ रिवर्स को हम क्लासिफाई करते हैं सैंड रिवर और कुछ को सैंड बेड रिवर, कुछ को ग्रेवल बेड रिवर। तो सैंड बेड रिवर वो वाले रिवर हैं जिनके बेड के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनका वो साइज है जो कि सैंड रेंज में फॉल करती, ठीक है ना। सैंड रेंज कहाँ तक है? 0.2 मिलीमीटर उसका हायर है और 0.0625, लेट मी चेक, हाँ
0.0625 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक सैंड के। तो अगर आपके रिवर पे जो बेड पे जो पार्टिकल्स पड़े हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं तो वो फिर सैंड बेड रिवर होगा। और ग्रेवल बेड में है 2 से 64 मिलीमीटर तक। ठीक है, 64 का मतलब है कि तकरीबन 2.5 इंच। ठीक है, तो a gravel bed river has a characteristic bed size that is in the range of gravel or coarser material. The grain size distribution of most sand bed stream are unimodal and often can be approximated with a Gaussian function. Many gravel bed rivers, ठीक है, जो सैंड बेड रिवर है उसमें सिंगल पी की आती है साइज की, यानी वो ज्यादा जो है यूनिफॉर्म है उनके पार्टिकल साइजेस। Many gravel bed river however show bimodal grain size distribution as shown to the upper right. Such streams show a sand mode and a gravel mode, often with the opacity of sediment in the P gravel size 2 to 8 मिलीमीटर। ठीक है, बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काफ़ी जो ग्रेवल बेड रिवर्स हैं वो दोहरी जो है ना कैफियत शो करते हैं, जिसमें एक सैंड मोड भी होता है और ग्रेवल मोड भी होता है। अलबत्ता 2 to 8 मिलीमीटर वाला जो साइजेस हैं वो कम होते हैं। The grain size distribution to the left are all from 177 samples from various river reaches in Alberta, Canada. The samples from sand bed reaches are all unimodal. The great majority of the samples from gravel bed reaches show varying degree of bimodality. ठीक है, तो सैंड बेड रिवर्स जो होते हैं ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ग्रेवल में जो है सैंड वाले फ्रैक्शन भी होता है और लार्जर पार्टिकल्स भी होते हैं। बाय उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बाय मॉडल होती है, जबकि सैंड बेड रिवर्स की जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेड की सेडिमेंट की वो यूनी मॉडल होती है। ठीक है, ग्रेवल सैंड ट्रांजिशंस as rivers flow from mountain reaches to plains reaches, sediment tends to deposit out, creating an upward concave long profile. ठीक है, ये अपवर्ड कनकेव लॉन्ग प्रोफाइल है। अगर उसके लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल आप देखें तो ग्रेवल इस तरीके से सैंड में फिर तब्दील होता है। एंड अ पैटर्न ऑफ डाउनस्ट्रीम फाइनिंग ऑफ बेड सेडिमेंट। ठीक है, जो आपकी एलिवेशन रिवर की कम होती जाती है तो उसके जो बेड के पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन हो जाते हैं। ये उसने किसी एक रिवर के लिए बनाया है, लेकिन ये ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत सारे रिवर्स में जो है यही चीज वो होती है, एग्जिबिट होती है। It is common for fluvial sediments to be bimodal with sand and gravel modes and a relative porosity in the range of P gravel. P gravel जो है 2 से 8 मिलीमीटर के साइज है। In such cases, a relatively sharp transition from a gravel bed stream to a sand bed stream is often found, often with a concomitant break in slope. Both these features are evident for the Kinu River. ये कोई कीनो रिवर है जापान का, उसकी ये मिसाल दे रहा है कि जो है उसमें जब अगर पी ग्रेवल रेंज वाली में
की कमी वाला उसमें सिंड्रोम होगा ना, तो फिर एक शार्प ब्रेक आएगी स्लोप में। अब उससे पहले ये वाली जो है, पहले वाला जो है वो ग्रेवल रेंज में है रिवर, ग्रेवल बेड रिवर है, और फिर बाद वाला जो है ये सैंड बेड रिवर है, और इसमें जो है ये शार्प ब्रेक आ रही है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, इसने कोई और मिसाल भी दी है, कोई और जगह की भी दी है, तो उधर जो है वहां पे ये ब्रेक नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो उसमें पी ग्रेवल रेंज में जो है ना पार्टिकल्स की कमी नहीं है, उसमें भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसको अब और इसको देखें तो ये फिर सैंड बेड ग्रेवल बेड रिवर को ये पिक्चर बहुत अच्छी शो करती है। रिवर वार्फ यूके, तो आप देखें कि ऊपर वाली जो सतह है उसके ऊपर लार्जर पार्टिकल्स पड़े हैं, नीचे जो है स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, और सेडिमेंट वर्टिकल सर्टिंग ऑफ सेडिमेंट हुई है। एक जो है ना दर्जाबंदी है, या कि वर्टिकली आप देखें तो ऊपर बड़े पार्टिकल्स हैं, फिर छोटे पार्टिकल्स। Gravel bed rivers such as the river Wharf often display a coarse surface armor or pavement. ठीक है, ये surface armor है या pavement है। Sandbed stream with dunes such as the one modeled experimentally below often place their coarsest sediment in a layer corresponding to base of the dune. ठीक है, सैंडबेड रिवर्स में जो है वो इस तरह की वो नहीं है, लेकिन जब ड्यून्स बन जाते हैं तो फिर जो है जो इसके कोर्सर सेडिमेंट होते हैं वो ड्यून्स के दरमियान जो ट्रफ है उसमें वो डिपॉजिट करते हैं। सेडिमेंट डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एस इज मटेरियल डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट, एस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ specific gravity of sediment, which is rho s by rho, and capital R is equal to rho s minus by rho minus 1 और s minus 1। ठीक है, ये इसके सिंबल हैं। ये कैपिटल R जो है बाद में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन उसको ये सिंबल नहीं दे, दूसरी बुक जो है वो उसको ये सिंबल कैपिटल R नहीं देती, बल्कि इसको कहती है s minus 1। ये सबमर्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेडिमेंट। ठीक है ना, पार्टिकल जब पानी में होगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो जो उसकी वेट जब आप निकालेंगे, सबमर्ज वेट निकालेंगे, तो वो फिर S-1 से आएगा। The default sediment density is that of quartz, that is 2.65 gram per cubic centimeter. This corresponds to the values S is equal to 2.65 and R is equal to 1.65। ठीक है, अगर बहुत सारे अर्थ के क्रस्ट में सेडिमेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो क्वार्ट्ज सेडिमेंट, जिनका वो सेडिमेंट जिनका बेस जो है वो मिनरल क्वार्ट्ज मिनरल है, उसकी जो डेंसिटी है वो चूंकि क्वार्ट्ज मेजॉरिटी में है तो वो फिर उसी की डेंसिटी चलती है, तो उसकी डेंसिटी है 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका जाहिर है कि फिर या 2650 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और उसको जब रो से वाटर से डिवाइड करते हैं तो 2.65 हो जाता है, और -1 करते हैं तो 1.65 है। सो R इज इक्वल टू 1.65। टू अदर कॉमन नेचुरल रॉक टाइप्स आर बसाल्ट, उसकी S जो है 2.7 to 2.9 है, और लाइमस्टोन 2.6 to 2.8। Volcanic sediment often have worms which are large pores, which reduce their effective specific gravity to lower values. That is 2 in the case of pumice, the value can be less than 1। ठीक है, जो वोल्केनिक होते हैं ना सेडिमेंट, उनमें एशेज उसमें काफ़ी पोर स्पेसेस होती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। Rock containing heavy minerals such as magnetite can have specific gravities of
3 to 5. It is common to use lightweight model sediments in the laboratory. Example include crushed walnut shells S1.4, crushed coal 1.3 to 1.5, and plastic particles for which S is 1 or 2, 1 to 2. अच्छा, अब सेडिमेंट की इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है फॉल वेलोसिटी। ठीक है, वो फॉल वेलोसिटी क्या है कि उसको एक वक्त जो है पार्टिकल जो है वो अपने वेट के अंदर जो है सेटल भी होता है, बैठता भी है और मूव भी कर रहा होता है। तो अब उस पार्टिकल उसको आप किस तरीके से फॉल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो फाइंड फॉल वेलोसिटी में जो है पार्टिकल जब सेटल्ड होता है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स उसको जो है सेटल की वजह से सेटल हो रहा होता है, और इसी तरह एक थ्रस्ट उस पर लगता है, ड्रैग फोर्स जो अपवर्ड होता है। तो उसकी सेट वॉल वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी होती है जबकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, यानी Fg इज इक्वल टू Fd। तो Fg जो है, अगर एक पार्टिकल स्फेरिकल पार्टिकल है तो Fg will be equal to 4/3 pi rho rg times क्यूब ऑफ रेडियस। ठीक है, तो d/2 रेडियस हो गया, उसका क्यूब हो गया, और r जो है वो क्या है, सबमर्ज्ड वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेडिमेंट, और g आपको पता ही है, तो ये उसका वेट हो गया। जो रेजिस्टिव ड्रैग फोर्स है वो बराबर है उसके एरिया के प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर और रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो और अगर इसको आप वो तो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर उसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो फिर एक एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल कोफिशिएंट आएगा जिसे हम कहते हैं CD, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। सो CD इज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन फॉल वेलोसिटी। ठीक है ना, ReVP का फंक्शन है CD। ReVP क्या है, रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन फॉल वेलोसिटी। सो जिस तरह रेनॉल्ड नंबर बनता है उसमें वेलोसिटी होती है और एक लेंथ होती है डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ReVP जो है वो फॉल वेलोसिटी टाइम्स डाया ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये ReVP, एंड CD इज फंक्शन ऑफ पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन फॉल वेलोसिटी। ठीक है, और Fd जो ड्रैग फोर्स पार्टिकल पे लगती है वो इट इज इक्वल टू एरिया विच इज 1/2 pi/2 हाँ विच इज पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एरिया के लिए उसने π/4 d स्क्वेयर नहीं लिया बल्कि देखिए पाई लिया है, और d/2 r, पाई d/2 r स्क्वेयर जो है वो एरिया हो गया। ठीक है, और जो है बाकी चीज जो हो गई वो रो वी स्क्वेयर। वी क्या है, वेलोसिटी, फॉल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल गिर रहा है उसी हिसाब से उसी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल उस पे ड्रैग फोर्स लगेगी अपोजिंग। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम के वक्त जो होगा वो Fg विल बी इक्वल टू Fd, और अगर Fg और Fd को आप इक्वल रखें तो इसमें पार्टिकल जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, RF इज इक्वल टू 4/3 CD इंटू ReVP होल अंडर रूट, जबकि RF किसके बराबर है, VS/RGD अंडर रूट के। ठीक है ना, तो अगर RF तो उसने आसानी से लिख दिया, तो एक्चुअली जो है VS/√RGD, तो इससे आपने VS, हमारा मकसद क्या है, VS निकालना, फॉल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिर निकालते हैं।
ये बहुत से फाल वेलोसिटी के फार्मूला है, बेइंतहा बहुत लिटरेचर है इस पे। ठीक है, तो इसने जो है ना एक रिलेशनशिप दी है जो इसके नजदीक ज्यादा मोतबर है, वो है रिलेशन ऑफ डीटरिच। ठीक है, तो डीटरिच रिलेशन को वो बाद में एक्सप्लेन कर रहा है। पहले तो उसने बताया कि आर एफ इज इक्वल टू 4/3 सी डी आर ई वी पी रेज टू पावर 1/2, वेयर आर एफ इज इक्वल टू वी एस बाई आर जी डी अंडर रूट और आर ई वी पी इज इक्वल टू वी एस डी बाई न्यू। ठीक है, तो वो कहता है कि इसको आप फिर आर ई वी पी को जो है is can be written as Vs by Rgd under root into Rgd under root d by nu। ठीक है ना, तो Vs by Rgd under root को वो Rf कहता है और Rgd under root times d into nu को Rep कहता है। ठीक है, Rep उसने आसानी से ये डिफाइन कर दी है। सो वो उसका मकसद कहने का ये है कि ये सारी जो इक्वेशंस है वो इस तरह एक्सप्रेस हो सकती है कि आर एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर ई पी। इसका मतलब है, तो अब आर एफ को जो है ना, आर एफ क्या चीज है, वी एस ही है, फाल वेलोसिटी है, लेकिन उसको नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए आर जी डी अंडर रूट से डिवाइड किया गया। तो आर एफ अगर आप फाइंड कर लें तो उसके साथ आर जी डी अंडर रूट को जरब दे के आपके पास फाल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और आर एफ किसका फंक्शन है, आर ई पी का। तो इसका फिर डीटरिच ने जो है ना उसका रिग्रेशन एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसने फिर जो आर एफ है उसको इस तरह उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी ई रेज टू पावर, और पावर ये सारी कम्प्लेक्स सी चीज है, -b1 + b2 इंटू log REP -b3 -b4 + b5। तो ये b1 b2 b3 तो b5 जो है ये रेग्रेशन के कोफिशिएंट हैं जो उसने अपने डेटा के से हासिल किए प्लॉट करके। ठीक है, तो b1 b2 b3 b4 b5 इसने सारा आपको दे दिया। ठीक है, तो अगर आप ये चीज भी पुट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको आसानी से फिर आर एफ फाइंड कर सकेंगे। तो इसने जो है ना अपने साथ एक वो भी दी हुई है, एक बुक भी दी हुई है। बुक में जो है ना एक एक्सेल में एक वर्कशीट बनाई हुई है जो कि इस रिलेशन ऑफ डीटरिच को फाइंड करती है। ठीक है, तो आपके पास मिसाल के तौर पे बस आपके पास जो है ये प्रॉब्लम है कि आप फाल वेलोसिटी फाइंड करें। आपको जी दिया गया है और आपको आर, कैपिटल आर दिया गया है, और आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है वाटर की, विच इज 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और रो आपको पता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर वाटर की डेंसिटी है। ठीक है ना, तो आप जो है इससे फिर इसने डिफरेंट साइजेस अगर लिए, अगर आपके पास पार्टिकल के साइजेस ये हैं 0.0625 मिलीमीटर, तो उसकी फाल वेलोसिटी पे रिलेशन ऑफ डीटरिच को आप यूज करके उसको फाल वेलोसिटी फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो किस तरह आप फाइंड, अभी उससे उसके अलावा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली रिग्रेशन यूज आप करें, तो अब अगर आपके पास है पार्टिकल का साइज, तो आप फिर आरईपी फौरन कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, आरईपी जो है, क्योंकि आर आर जी न्यू ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली आपके पास क्या रह गया, डी पार्टिकल डाया, जो आपको पता ही होगा कि क्या डाया है। तो इसमें डाया जब आप इंसर्ट करेंगे तो आरईपी जो है वो नोन हो जाएगा। जब आरईपी आपके पास नोन है और B1 B2 B3 ये सारे आपके पास नोन है, तो आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो RF की राइट हैंड साइड विल बी नोन टू यू। ठीक है, तो अगर आपके पास RF आ गया तो RF इज एक्चुअली दिस, सो RF डायमेंशनलेस है, उसको फिर आप अंडर रूट RGD से मल्टीप्लाई करें। तो डाया आपके पास पहले ही है, R भी है, G भी है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे RF को, तो आपके पास फिर फाल वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, वो जो उस तो इस तरह आप किसी भी पार्टिकल साइज की फाल वेलोसिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने की हुई है, तो वो उससे आप देखें कि डाया जितना छोटा है तो फिर फाल वेलोसिटी, जो जो डाया बढ़ता है तो फाल वेलोसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, फाल वेलोसिटी जो है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी फाल वेलोसिटी कम है, और जो जो पार्टिकल का साइज बढ़ता है, कोर्सर होता है, वो तेजी से जो है ना सेटल आउट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट पे। बेड मटेरियल लोड इज दैट पार्ट ऑफ द सेडिमेंट लोड दैट एक्सचेंजेस विद द बेड एंड thus contributes to morphodynamics। सबसे बड़ी जो तकसीम है वो है बेड मटेरियल लोड और वाश लोड। ठीक है, वाश लोड वो वाली मटेरियल है जो कि क्लेई पार्टिकल्स और सिल्टी पार्टिकल्स पे मबनी है, तो और उनके साइजेस इतने कम हैं कि उनको वो कोलाइडल स्टेट में रहते हैं, वो सेटल होते ही नहीं। ठीक है, तो उन वो जो है विदाउट इंटरेक्शन विद द बेड जो है ना, दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट। तो वो जो वाश लोड है बेसिकली, वो हमारे पास वो वाला लोड है कि जो कि मॉर्फोडायनामिक्स पे कोई असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि जब वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो सेटल नहीं होते, तो वो फिर बेड मटेरियल बेड को लोड जो है चेंज नहीं करेंगे। समझ गए ना, वो तो इस अमल से ही जुदा है, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। तो हमारा जो कंसर्न है वो बेड मटेरियल मार्फोलॉजी क्या है, रिवर के बेड की खास जो है ना उसकी किस तरह बना हुआ है, बेड की ज्योमेट्री, तो वो मार्फोलॉजी है, उसे कहते हैं। और उसी से उस इस चीज का जो इल्म है उसको मार्फोडायनामिक्स कहते हैं। तो बेड मटेरियल लोड से हमारा कंसर्न है, इज दैट पार्ट ऑफ द सेडिमेंट लोड दैट एक्सचेंजेस विद द बेड, जो बेड के साथ जो है ना उसका ताल्लुक है, यानी वो बेड पे कभी बैठता है, कभी उठता है, फ्लो उसको, तो उससे जो है वो बेड को चेंज करता है। वाश लोड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विदाउट एक्सचेंज विद द बेड। इन रिवर्स मटेरियल फाइनर देन 0.0625 मिलीमीटर इज ऑफन अप्रोक्सीमेटेड एज वाश लोड। ठीक है ना, बेड मटेरियल लोड, अब बेड मटेरियल लोड जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बेड लोड एंड सस्पेंडेड लोड। बेड लोड वो मटेरियल है विच इज स्लाइडिंग, रोलिंग और सल्टेटिंग इन बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी जस्ट अबव बेड। रोल ऑफ टर्बुलेंस इज इनडायरेक्ट। ठीक है, जो पार्टिकल जो है ना वो बेड के साथ कनेक्टेड ही होता है, लेकिन कभी वो बेड पे रोल करता है, कभी बेड पे जो है स्लाइड करता है। ठीक है, और कभी जो है वो बेड पे साल्टेटिंग मोशन करता है, यानी शॉर्ट जंप्स। ठीक है, ये तीन मोड्स बेड लोड में आते हैं, और टर्बुलेंस का रोल इसमें निस्बतन कम है।
सस्पेंडेड लोड जो है वो वाले पार्टिकल्स हैं जो कि बेड लोड, वो वाले पार्टिकल हैं जिनका साइज निस्बतन बड़ा है, यानी कि इतने तो हैं, उनको फ्लो जो है या एडीज जो हैं वो उसको धक्का देती हैं, लेकिन उनको अपने कंधे पे उठा के जो है ना आगे नहीं ले जा सकती। ये काम उन पार्टिकल्स के लिए मखसूस है कि जिनका साइज छोटा है, जो सस्पेंडेड लोड में फिर जुमरे में आ जाते हैं। So suspended load feels direct dispersive effect of eddies may be wafted high into the water column। ठीक है, wafted का मतलब है उठा लिया जाता है। तो जिस तरह, तो अब उस पे जो दोनों नीचे 7 फिगर बने उसमें उनकी जो मूवमेंट की ट्रेजेक्टरी है उससे अंदाजा कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो है वो उस वाली है बेड लोड की है और नीचे वाली जो है सस्पेंडेड लोड की। लेकिन फिर सस्पेंडेड भी देखें आप, जो है ऊपर हाई भी चला जाता है लेकिन फिर नीचे गिरता है। ठीक है, मगर आप कह सकते हैं कि ज्यादा, चूंकि छोटा पार्टिकल है तो ये जहां ज्यादा एडीज होंगी तो ये फ्लो में सस्पेंशन में चला जाता है फिर नीचे आ जाता है इस तरह, जबकि बेड लोड जो होता है वो बेड कनेक्टेड ही मूव करता है। ठीक है, ये इस पे हो गए। चलें अब दूसरा उसको देखते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ सेडिमेंट मोशन। ठीक है, यही अब इशू, ये अब हम आते हैं कि जी पार्टिकल्स क्यों मूव करते हैं, सेडिमेंट मोशन क्यों होता है। ठीक है ना। So threshold of sediment motion refers to methods developed for predicting the transition between a sediment bed being at rest and being transported by fluid drag. ठीक है, so some researchers look at the problem as describing the probability distribution function that sediment within a population will move. Most often the viewpoint that transport is defined by a critical threshold is used. थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं? दहलीज को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहां एक चीज दूसरे चीज से मिल रही हो या चेंज हो रही हो। Threshold has been defined as a critical value of shear stress or a critical value for velocity where below the threshold the flow cannot move the sediment but above the threshold it does। ठीक है, थ्रेशोल्ड वो कंडीशन है जिसमें कि उसकी एक तरफ तो पार्टिकल मूवमेंट है और दूसरी तरफ पार्टिकल की जो है ना नो मोशन है, यानी एक तरफ पार्टिकल उस कंडीशन के साकित हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो हरकत में। तो वो कंडीशन किस पे मुबनी हो सकती है? वो कंडीशन टाउ क्रिटिकल पे या यू स्टार पे मबनी हो सकती है या फिर वेलोसिटी पे। अच्छा, अब मोशन जो है वो भी कुछ लोगों के लिए मोशन कुछ चीज होगा, कुछ के लिए मोशन कुछ और होगा। तो इंसिपिएंट मोशन और फर्स्ट मोशन वो मोशन होता है जब मिसाल के तौर पे वाटर जो है वो मूव कर रहा है और फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो सारे एकदम पार्टिकल्स को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। पहले जो होगा फर्स्ट मोशन उन पार्टिकल्स का शुरू होगा जो कि मोस्ट वल्नरेबल है, यानी कि जिनका साइज कम है, जिनका, तो वो मूव करेंगे, जो भारी हैं वो मूव नहीं करेंगे। फिर फीबल मोशन, उस मोशन को कहते हैं द पॉइंट वेयर देयर इज लो बट कंसिस्टेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एट विच ट्रांसपोर्ट स्टार्ट्स very small, measure small quantities but it is consistent। ठीक है, थोड़ा है लेकिन मुसलसल हो रहा है। जनरल मोशन वो मोशन है where entire bed is moving or where sediment flux rates exceed some criteria। Why we study threshold of sediment motion? Accurate estimate of the onset of sediment motion is required
ऑनसेट किसे कहते हैं? इब्तिदा, यानी थ्रेशोल्ड जो है सेडिमेंट का, वो ये बताता है कि कब पार्टिकल मोशन शुरू होता है। टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ चैनल बेड, क्योंकि हम चैनल बेड के इरोजन को रोकना चाहते हैं और फाउंडेशंस की स्करिंग को रोकना चाहते हैं, और हम जो अपने स्लोप्स हैं या जहाँ पे हाई फ्लो रेट से फ्लो हो रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मर मटेरियल डालते हैं या जो पत्थर डालते हैं, उनका साइज हम मालूम करना चाहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस फ्लो पे या किस इंटेंसिटी के फ्लो पे जो है ना सेडिमेंट मोशन शुरू होता है। अब सेडिमेंट forces acting on sediment particle. For an open channel flow with a movable bed, the forces acting on each sediment particle are gravity force rho s g v s. ठीक है, gravity force which is equal to sediment density times g times sediment volume vs. Buoyancy force fb is rho g vs. ठीक है, रो in buoyancy force, rho is that of water, and g and vs are same as gravity force. The drag force, which is cd, area of surface times square of velocity, divided by 2. Lift force, which has same expression as drag force, but coefficient is that of lift force Cn. And then the forces acting at contact points between surrounding grains. So reaction forces of the surrounding grains, where Vs is the volume of particle, As is a characteristic particle cross-sectional area, Cd and Cl are drag and lift coefficient respectively, and V is a characteristic velocity next to channel bed. The gravity force and the buoyancy force act both in the vertical direction, while the drag force act in the flow direction and the lift force in the direction perpendicular to flow direction. The intergranular forces are related to the grain disposition and packing. ठीक है, जिस तरह का ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है, जिस तरह वो पैकिंग है, उस पे ग्रेन की साइज है, उस पे इंटरग्रेनुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसका इलाज जो है वो, इसका हल, ये एक कोई आइडिया लेने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का सहारा लेते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस जो है उसमें क्या करते हैं हम कि रेलेवेंट जो पैरामीटर्स हैं जो कि उस प्रॉब्लम में असरअंदाज हो रहे होते हैं उनको लिख लेते हैं फंक्शनल फॉर्म में, और उसके डायमेंशंस की होमोजेनिटी से ना प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी अप्लाई करके हम उनको डायमेंशनलेस ग्रुप्स में जो है ब्रैकेट कर लेते हैं या डायमेंशनलेस ग्रुप बना लेते हैं। तो बजाय ये कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स होंगे, एंड रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास वो डायमेंशनलेस ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम पे उस प्रॉब्लम में जो है की रोल प्ले करते हैं। तो अब हम जो है पहले हम बात करते हैं कि जी ये फलां वेरिएबल्स हैं, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस हमें ये चीज़ बताता है कि एक्चुअली खाली ये वेरिएबल्स नहीं है, बल्कि इन वेरिएबल्स के आपस में जो है ना वो कोरिलेशंस हैं या रेशियोज हैं जो कि डायमेंशनलेस हैं, और दर हकीकत आप उन रेशियोज को, जो डायमेंशनलेस रेशियोज हैं, उन पे फोकस करें, ना कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स पे फोकस करें। तो हमने सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट पे जब ये अमल दोहराया तो पहले हमने ये देखा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें है बेड शियर स्ट्रेस टाउ नॉट, सेडिमेंट डेंसिटी रो एस, फ्लूइड डेंसिटी रो, ग्रेन डायमीटर ds,
the gravity acceleration due to gravity g and fluid viscosity mu। ठीक है, इसको फ्रंक्शनल फॉर्म में लिखा और फिर हमारे पास इसके तीन हमने ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप है टाउ नॉट बाय रो जी डी एस, ये डायमेंशनलेस ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है रो एस बाय रो विच इज एस, ठीक है ना, वो इससे हम वाकिफ हैं। और तीसरा ग्रुप जो है वो भी एक तरह का रेनॉल्ड नंबर से मिलती जुलती चीज है, लेकिन उसको हम कहते हैं ग्रेन शेयर रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, उसमें रो डीएस जो है यानी कि लेंथ, रेनॉल्ड नंबर में क्या होता है, एक लेंथ स्केल होता है जो कि एक वेलोसिटी स्केल से मल्टीप्लाई होता है, और नीचे जो है सेडिमेंट की विस्कोसिटी, सॉरी वाटर की जो विस्कोसिटी है या फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो आती है। ठीक है, तो अगर हम आखिरी पैरामीटर को देखें रो, तो देखें तो डीएस जो है पार्टिकल का जो डाया है वो लेंथ स्केल के तौर पे यूज हो रहा है, और जो शेयर वेलोसिटी एक वेरिएबल होता है वो यू स्टार जिसे कहते हैं, वो वेलोसिटी के जो है डायमेंशन वेलोसिटी के तौर पे यूज हो रहा है। और नीचे जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो कि म्यू बाय रो हम लिख सकते हैं। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो म्यू बाय रो लिखेंगे, अगर डायनामिक विस्कोसिटी है तो म्यू लिखेंगे, तो उस सूरत में फिर रो भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये, और जो पहला वेरिएबल है वो क्या चीज है, ऊपर जो है वो दो फोर्सेस का जो है रेशियो है। ऊपर जो है पहले ऊपर जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में फोर्स है वो बेड शियर स्ट्रेस है जो कि डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल को देखा जाए तो बेड शियर स्ट्रेस टाउ नॉट जो है वो डिस्टेबलाइज करता है, उस ये मुहर्रिक है जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी जगह से अपलिफ्ट होते हैं और मूव करते हैं। जबकि नीचे डिनोमिनेटर में रो जी डी एस है, यानी पार्टिकल का वेट। तो पार्टिकल का वेट जो है वो स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो कि पार्टिकल को हरकत करने से जो है रोकता है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट को रिजिस्ट करता है। तो पहला जो रेशियो है वो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बाय स्टेबलाइजिंग फोर्स का रेशियो है। दूसरा जो है वो सेडिमेंट की डेंसिटी, सेडिमेंट और वाटर की डेंसिटी का रेशियो है। और तीसरा जो है वो एक तरह से रेनॉल्ड नंबर है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज एंड शेयर वेलोसिटी। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस ने हमें बड़ा सहारा दिया और हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दी। ये वही चीज है जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, particle movement occurs when the moments of the destabilizing forces, that is drag, lift and buoyancy, ये destabilizing forces हैं, with respect to the point of contact become larger than the stabilizing moment of the weight force। ठीक है ना, पार्टिकल उस वक्त हरकत में आता है जबकि मजमुई तौर पे डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस का अफेक्ट स्टेबलाइजिंग फोर्स के अफेक्ट से बढ़ जाए, यानी वेट resist ना कर सके पार्टिकल का। Cohesive forces are important when the bed consists of appreciable amounts of clay and silt particles। अगर आमतौर पे बेड जो हम जो है ना ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में यही कोहेसिव फोर्सेस को आमतौर पे नहीं वो किया जाता, लेकिन बाज ऐसे होते हैं रिजर्वायर, बाज ऐसे टेरेन्स होते हैं जिसमें कि मड या क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो उस सूरत में फिर कोहेसिव फोर्सेस भी जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं तो उसमें फिर कोहेसिव फोर्सेस फिर रोल उनका नहीं होता। The driving forces are strongly related to local near bed velocity। ठीक है, in turbulent flow conditions velocities are fluctuating in space and time and with randomness in particle shape and size। The problem of initiation of motion can be viewed either as a deterministic phenomenon or as a stochastic process as well।
तो एक ये देखें कि जो वेलोसिटी है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में, जो वेलोसिटी रोल प्ले करती है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है बल्कि नियर बेड वेलोसिटी। ठीक है, बेड के नजदीक जो वेलोसिटी है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि एवरेज वेलोसिटी जो कि फ्लो के लिए हम यूज करते आए हैं Q/A से। ठीक है, और इसी तरह बाज रिसर्चर इस प्रॉब्लम को जो है ना प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखते हैं, क्योंकि पार्टिकल के साइजेस जो हैं वो एक जैसे तो नहीं होते, वो तो में तो बहुत वेरिएशन है, बड़े हैं कोई छोटे हैं। और इसी तरह जो है टर्बुलेंस जो है वो क्या कर दिया कि हर इंस्टेंट पे जो है ना वेलोसिटी को जो है ना टाइम और स्पेस में चेंज हो रही होती। तो वो इस प्रॉब्लम को, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट वाले प्रॉब्लम को आप जो है आपके पास यह डिटर्मिनिस्टिकली सॉल्व करें या स्टोकास्टिकली सॉल्व करें, दोनों अप्रोचेस यूज हुई। Experimental observations highlighted the importance of the stability parameter tau star, which is a ratio between destabilizing and stabilizing forces. ठीक है, tau star is equal to tau naught by rho s minus 1 GDS। ठीक है ना, वो tau star एक पैरामीटर है जो कि उभर के आया है, जो कि रेशियो है बिटवीन stabilizing and destabilizing forces. A critical value of stability parameter may be defined at the inception of bed motion। तो अब वो उसी तरफ हम आते हैं कि हमने कहा था थ्रेशोल्ड किसको डिफाइन करें, तो थ्रेशोल्ड फिर हम इन टर्म्स ऑफ टाउ स्टार डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि टाउ स्टार जब एक खास वैल्यू टाउ स्टार सी अटेन कर लेता है तो उस वक्त पार्टिकल जो होते हैं वो थ्रेशोल्ड ऑफ मोशन को अचीव कर लेते हैं, यानी उस वक्त जो है पार्टिकल बस तैयार होते हैं कि जो है आप जिस तरह रोज़ा खुलता है तो अजान जब होती है तो उस वक्त बस अजान से चंद सेकंड पहले आप लोगों ने या लोगों ने जो है बस तैयार होते हैं कि अभी अजान की आवाज़ आई और रोज़ा हमने जो है वो अफ्तार कर लिया। ठीक है, तो वो भी एक थ्रेशोल्ड कंडीशन है। इसी तरह जब टाउ स्टार सी तक पहुंच जाता है तो वो बस पार्टिकल मोशन बस शुरू हुआ चाहता है। ठीक है ना, तो शील्ड ने ये शो किया कि टाउ स्टार सी जो है यानी क्रिटिकल शील्ड नंबर, वो है फंक्शन है शेयर रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, शेयर रेनॉल्ड नंबर क्या है, जो कि रेनॉल्ड नंबर की तरह का एक नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है, लेकिन उसके अपने लेंथ स्केल है, उसके अपने वेलोसिटी स्केल है। उसका लेंथ स्केल पार्टिकल डाया है और उसकी वेलोसिटी स्केल शेयर वेलोसिटी है। ठीक है, शेयर वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी कहना इसको बस इसकी शबाहत उससे मिलती है, उस वजह से इसको वेलोसिटी कह देते हैं। दर हकीकत ये वेलोसिटी नहीं है, ये बेड शेयर स्ट्रेस का एक दूसरा नाम है। यानी टाउ यू स्टार इज इक्वल टू टाउ नॉट बाय रो डिवाइड रेस टू पावर 1/2। ठीक है, टाउ नॉट बाय रो अंडर रूट ऑफ टाउ नॉट बाय रो स्क्वायर रूट ऑफ टाउ नॉट बाय रो। तो ये वेलोसिटी फ्लो उस तरह की वेलोसिटी नहीं है, ये बेड शेयर स्ट्रेस का एक नाम है, लेकिन यूनिट्स इसके मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी वाले हैं, इस वजह से इसको वेलोसिटी कहती है। तो टाउ नॉट इज इक्वल टू टाउ स्टार सी जो है ये इस पे, तो बस जिस तरह हम कहते हैं ना बस मूवमेंट शुरू हुआ चाहती है। लेकिन अगर टाउ स्टार, अगर और भी फ्लूइड की पार्टिकल शेयर स्ट्रेस बढ़े, पार्टिकल उसका बेड शेयर स्ट्रेस बढ़े, यानी फ्लूइड की फ्लो की इंटेंसिटी बढ़े, तो फिर टाउ नॉट जो है या जो स्टेबिलिटी पैरामीटर है या शील्ड पैरामीटर भी इसे कहते हैं, जब ये टाउ स्टार सी से बढ़ जाए तो वो उसके बाद फिर प्रॉपर बेड लोड मोशन शुरू होगा। ठीक है, द स्टेबिलिटी पैरामीटर टाउ स्टार इज कॉमनली कॉल्ड द शील्ड पैरामीटर आफ्टर AF शील्ड who introduced it first।
It is a dimensionless parameter. Note that the shield parameter is sometimes denoted by theta. फिर शील्ड डायग्राम जो है उस पे वो एक कन्वीनियंट जरिया है जिससे कि आप थ्रेशोल्ड कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं. फॉर अ गिवन फ्लूइड एंड सेडिमेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज rho, mu and s, and given bed shear stress tau naught, the shield parameter decreases with increasing sediment size. ठीक है, शील्ड पैरामीटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज है. Hence, for given flow conditions, sediment motion may occur for small particle sizes, while no particle motion occurs for large grain sizes. ये भी हो सकता है कि एक गिवन शील्ड स्ट्रेस पे वो जो हमने कैलकुलेट किया वो एक्चुअली, क्योंकि बेड में सेडिमेंट जो है उसमें एक साइज के पार्टिकल तो नहीं होते, तो कई साइज के पार्टिकल्स होते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपने टाउ स्टार किस पार्टिकल साइज के हिसाब से कैलकुलेट किया. तो वो पार्टिकल साइज मूव कर रहा होगा, दूसरा जो ज्यादा बड़े साइज का है उसका फिर टाउ स्टार सी जो है कुछ और होगा. It is worth noting that for sediment particles in water, the shield diagram exhibits different trends corresponding to different turbulent flow regimes. ठीक है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो रिजीम्स क्या हैं ये हमने पिछले उस कोर्स में भी पढ़ा था AOC में. एक स्मूथ टर्बुलेंट फ्लो है, एक ट्रांजिशन रिजीम है और एक फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो. और उसका फैसला किस पे होता है? RE स्टार पे होता है, यानी शेयर रेनॉल्ड नंबर पे होता है. अगर शेयर रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो टाउ स्टार सी जो है वो आम तकरीबन 0.035 से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा. अगर पार्टिकल का साइज जो है फिर हम RE स्टार 5 to 70 है या कुछ के नजदीक 5 to 100 है, तो फिर हम ट्रांजिशन रिजीम में और टाउ स्टार सी जो है वो 0.03 से 0.04 तक. अगर फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो है तो RE स्टार फिर उस सूरत में टाउ स्टार सी जो है वो 0.04 to 0.06 यानी क्रिटिकल शील्ड नंबर. जब फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो हो जाए तो फिर क्रिटिकल शील्ड पैरामीटर जो है कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, फिर जो है और वो सिर्फ बेड प्रोपोर्शनल टू बेड सेडिमेंट साइज हो जाता है. अगर ट्रांजिशन रिजीम है या स्मूथ टर्बुलेंट रिजीम है तो फिर विस्कोसिटी पे भी या फ्लूइड विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है. लेकिन जब रफ टर्बुलेंट रिजीम होगी तो टाउ स्टार इज प्रोपोर्शनल टू DS, यानी बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसका टाउ स्टार सी ज्यादा होगा, छोटे पार्टिकल साइजेस हैं तो उसका टाउ स्टार सी कम हो, प्रोवाइडेड के फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, particle size discussion about shield criteria. The particle size distribution has an effect when the size range is wide because the fine particles will be shielded by the larger particle. After an initial erosion of the fine particle, the coarser particle will form an armor layer preventing further erosion. This process is called bed armoring. ठीक है, तो बास बेड्स में जिस तरह हमने देखा वो ये भी होता है जिसमें कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क हो. तो उस सूरत में क्या होता है कि छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको मूवमेंट से या सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट से बचाते हैं. वो किस तरह के ऊपर जो है ना वो एक आर्मर लेयर बना देते हैं. तो ये चीज आपने देख, अभी हमने पीछे डिस्कस की, ये किस किस्म के रिवर्स में हो सकता है? अलूवियल सर. जी नॉन कोहेसिव. नहीं, ये वो वाले रिवर्स में होता है जो सैंड बेड रिवर्स, क्योंकि सैंड बेड रिवर्स ग्रेवल बेड रिवर्स, क्योंकि ग्रेवल बेड रिवर्स में
बेड में पार्टिकल की जो साइज होती है वो एक नहीं होती, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, जिस तरह उसकी बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बायमोडल का मतलब है कि सिर्फ पार्टिकल साइजेस जो हैं सैंड पार्टिकल्स भी सैंड साइजेस में भी हैं और ग्रेवल में भी हैं। ठीक है, तो जिस तरह रिवर वार्फ का हमने वो देखा था, उसमें ऊपर जो है फिर बड़े पार्टिकल्स छोटे को मूवमेंट से बचाते हैं, इसको बेड आर्मरिंग कहते हैं। अच्छा, अगर स्टीप चैनल हो तो फिर ये जो टाउ स्टार सी वाली है या डिस्कशन है, ये हम उस पार्टिकल एक चैनल में कर रहे हैं जो कि फ्लैट बेड है। ठीक है, अगर स्टीप चैनल हो तो उसमें जो स्लोप की वजह से उसकी मूवमेंट जो होगी वो उसका टाउ स्टार सी कम होगा, क्योंकि स्लोप की वजह से जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन पार्टिकल की बढ़ जाती है। On steep channel, the bed slope assists in destabilizing the particles, and bed motion occurs at lower bed shear stresses than in flat channels. At the limit, when the bed slope becomes larger than the repose angle, grains roll even in the absence of flow, that is the bed slope in a unstable. ठीक है, अगर पार्टी स्लोप जो है ये चैनल का इतना ज्यादा है कि वो एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा है, तो फिर तो पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो के बगैर भी जो है ना वो रोल करेंगे, मूवमेंट जो है उसके बगैर, फ्लो के बगैर भी शुरू हो सकती है। फिर एक चीज होती है बेड फॉर्म्स। बेड फॉर्म, जब सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है तो बेड जो होता है वो फिक्स अपनी ज्योमेट्री बरकरार नहीं रखता, बल्कि वो जो है शेयर स्ट्रेसेस की वजह से उसके ऊपर पैटर्न्स बन जाते हैं या बेड जो है डिफॉर्म हो जाता है। तो आमतौर पे बेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड फॉर्म्स हैं, जिसमें एक दो बेड फॉर्म्स जो थोड़ी आपने देखी भी होंगी या रिपल्स और ड्यून्स हैं। ठीक है, अगर रिपल्स और ड्यून्स बेड पे आ जाएं तो उस सूरत में जो है ना फिर टाउ स्टार सी जो है वो डिफरेंट होगा देन अ फ्लैट बेड। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फ्लैट बेड के हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर फ्लैट बेड हो जाए, अगर बेड फॉर्म्स डेवलप हो जाएं तो फिर जो है शेयर स्ट्रेस, बेड शेयर स्ट्रेस जो होता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक स्किन फ्रिक्शन कंपोनेंट और दूसरा फॉर्म ड्रैग कंपोनेंट। ठीक है, उस सूरत में फिर हम देखेंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है या अलग टॉपिक है। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूलाज देते हैं, ये शांसों की बुक में है। ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बेड बाउंड्री शेयर स्ट्रेस आपको पता है, या बेड शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट, ये अक्सर यूज होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फार्मूला है? एक फार्मूला जो है और भी है, ये फार्मूला ये है कि टाउ नॉट इज इक्वल टू सी डी इंटू रो वी स्क्वेयर बाय 2। CD is skin friction coefficient, V is mean flow velocity. In open channel flow, it is common practice to use the Darcy friction factor F, which is related to the skin friction coefficient by F is equal to 4 CD. It yields tau naught is F by 8 rho V square. ठीक है, तो टाउ नॉट का एक फार्मूला जो है वो F by 8 रो वी स्क्वेयर है। F जो है वो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, आपको पता कोलब्रुक वाइट इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये निकालते हैं। और इसका एक और एक्सप्रेशन जो है वो आप फिर द शेयर स्ट्रेस, इसको टाउ स्टार, अगर टाउ स्टार बाय रो को लेके आए और उसको फिर आप अंडर रूट भी ले लें दोनों साइड का, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ना, टाउ नॉट इज इक्वल टू F by 8 रो वी स्क्वेयर, अगर टाउ नॉट को डिवाइड बाय रो करें दोनों साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास V स्टार का स्क्वायर होगा, यानी शेयर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं।
in terms of shear velocity v star. आमतौर पे जो है बेड शेयर स्ट्रेस का जो यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो में बेड शेयर स्ट्रेस हो रहा होता है वो क्या है, रो जी डी एस। ठीक है, इसको ना देखें, इसको वो इसकी खास, ये शांसों की एक खास वो है, क्योंकि वो आर की बजाय डी एच हाइड्रोलिक डायमीटर वो की तरफ जाता है। बेड शेयर स्ट्रेस इन जनरल इज इक्वल टू रो जी डी एस अगर वाइड चैनल हो, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। अगर वाइड चैनल नहीं है तो रो जी आर एस, और इसी तरह टाउ नॉट बाय रो जो है वो वी स्टार का स्क्वायर है, तो वी स्टार इज इक्वल टू जी डी एस। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कि यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो जब हो रहा होता है तो बेड शेयर स्ट्रेस इज रो जी डी एस और रो जी आर एस। इफ इट इज वाइड रेक्टेंगुलर चैनल तो आर जो है हाइड्रोलिक रेडियस वो डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर ही होता है तकरीबन, तो हम फिर रो जी डी एस कर लेते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। थ्रेशोल्ड ऑफ मोशन जो है वो आपको जिस तरह मैंने बताया टाउ नॉट, अब ये उसमें क्वेश्चंसों के बाद ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये दो सोर्सेज से मिक्स करके बनाए, तो हर एक सोर्स के फिर अपने नोमेनक्लेचर हैं। तो ये अब पार्कर, गैरी पार्कर के नोमेनक्लेचर है, लेकिन चीज वही है, वो मैं आपको बता दूं। तो टाउ स्टार या शील्ड नंबर इज डिफाइंड एज बेड शेयर स्ट्रेस या टाउ नॉट डिवाइड बाय रो आर जी डी। आर क्या है, एस माइनस वन। ठीक है, और अगर आप टाउ बी बाय रो को टाउ बी बाय रो को आप लिख सकते हैं यू स्टार का स्क्वायर, तो यू स्टार का स्क्वायर ऊपर मैंने लिख दिया, नीचे आर जी डी रहे। ठीक है, अब एक शील्ड कर्व से भी आप निकाल सकते हैं कि जी क्या टाउ स्टार सी निकालें, लेकिन ब्राउनली ने जो है ना उस शील्ड कर्व के ऊपर एक इक्वेशन फिट की है, तो वो इक्वेशन फिट जो है वो आपको टाउ स्टार सी जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देता है, विच इज दिस 0.22 ReP raised to power minus 0.6 plus 0.06 into 10 raised to power minus 7.7 ReP raised to power minus 0.6, where ReP is under root RGD times particle dia divided by kinematic viscosity। ठीक है, और पार्कर ने फिर इस टाउ स्टार सी को करेक्ट किया, उसने बस ये किया कि इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इन द लिमिट ऑफ सफिशिएंटली लार्ज आरईपी फुली रफ फ्लो, अगर आरईपी को कहता है बढ़ जाए, लार्ज आरईपी हो, तो आरईपी किस तरह लार्ज होगा कि पार्टिकल साइज बढ़े, तो क्या हो फिर टाउ स्टार सी बिकम्स इक्वल टू 0.03। ठीक है, क्योंकि इसने एक्चुअली पार्कर ने जो है वो शील्ड की जो कर्व है, शील्ड का वो डेटा निकाला जिससे वे उसने टाउ शील्ड कर्व बनाई थी, और इसने कहा कि जी शील्ड ने तो गलती की थी, उसकी कर्व जो है वो एक्चुअली शुड बी, उसकी गलती को दुरुस्त करने का तरीका है कि टाउ स्टार सी को डिवाइड बाय 2 कर दिया जाए। ठीक है, तो उस वजह से फिर उसने जो टाउ स्टार सी पार्कर ने निकाला वो लार्ज रफनेस के लिए या फुली रफ फ्लो के लिए 0.03 है। तो अगर शील्ड के ओरिजिनल क्राइटेरिया को देखा जाए तो इसका मतलब है टाउ स्टार सी विल बी इक्वल टू 0.06। ठीक है, ये शील्ड डायग्राम है। शील्ड डायग्राम में आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर है, और वाई एक्सिस पे शील्ड पैरामीटर है या स्टेबिलिटी पैरामीटर है। तो अगर आपका पार्टिकल, आपका पॉइंट है, आपको मसलन पता है कि कैलकुलेट आपने किया है कि पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर आपके पास है, इधर आए तो टाउ स्टार को प्लॉट करें, तो अगर आप प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कोई सेडिमेंट मोशन नहीं हो। अगर आप इधर
बैंड पे आ गए, पॉइंट आपका आया, तो इसका मतलब है सेडिमेंट मोशन जो है वो इंसिपिएंट में है या थ्रेशोल्ड में है, बस हुआ चाहता है। और अगर आपका पॉइंट इधर प्लाट हुआ है तो इसका मतलब है कि सेडिमेंट मोशन होगा, सेडिमेंट मोशन इज इंडिकेटेड। एक मॉडिफाइड शील्ड डायग्राम भी बनाया है पार्कर ने, जो ज्यादा आसान है, वो आरईपी की टर्म में, ठीक है। आरईपी आपको पता है क्या चीज है, अंडर रूट आर जी डी इंटू डी डिवाइड बाय न्यू। तो इस ये ज्यादा क्लीन है, इसमें एक्स वाई एक्सेस पे तो वही टाउ स्टार सी है, यानी शील्ड क्रिटिकल शील्ड स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे आरईपी है जो कि पार्टिकल साइज का एक दूसरा नाम है, द सिल्ट सैंड एंड। तो इसमें आप देखें कि जो पार्टिकल जब एक दफा फुली रफ पार्टिकल फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो शुरू होता है तो फिर जो है आरईपी टाउ स्टार सी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और 0.03 के जिस तरह एक तरह के वो उसको अचीव कर देता है, देखो उसके साथ फिर सेम हो जाए। उससे पहले जो है स्मॉलर पार्टिकल साइजेस के लिए फिर ये वेरी करता है। अगर बहुत छोटा पार्टिकल है जिस तरह सिल्ट तो ये काफी ज्यादा है टाउ स्टार सी, और जू पार्टिकल साइज बढ़ता है तो टाउ स्टार सी कम हो रहा होता है। सैंड के लिए फिर और इधर कम हो जाता है, सबसे कम वैल्यू अचीव करता है और फिर ये बढ़ना शुरू होता है यहां तक कि फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो आ जाए, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। Considering a stream with a flow depth of 1.7 meter and bed slope 0.002, indicate whether a 5 millimeter gravel bed will be subjected to bed load motion. Find out what is the critical particle size for bed load motion in the stream. ठीक है, इसने आपको आप इक्विलिब्रियम फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो, तो उसमें बेड शेयर स्ट्रेस या शेयर वेलोसिटी किस तरह का क्या फार्मूला है, जीडीएस अंडर रूट, ठीक है ना। तो आपको क्या चीज चाहिए, स्लोप चाहिए और डेप्थ ऑफ फ्लो चाहिए, तो उसने डेप्थ ऑफ फ्लो भी आपको दी है, स्लोप भी दी है। तो स्ट्रेट अवे यू कैलकुलेट जीडीएस, साइन थीटा इज सेम थिंग एज एस। तो आपके पास वी स्टार आ गया, शेयर वेलोसिटी 0.18 मीटर पर सेकेंड। अब आप स्टेबिलिटी और इसको आप फिर इसका स्क्वायर लें वी स्टार का और रो से मल्टीप्लाई करें सेडिमेंट फ्लूइड की जो डेंसिटी है, तो आपके पास बेड शेयर स्ट्रेस भी आ सकता है। मगर आपने अगर अच्छा अब शील्ड पैरामीटर है, उसने पहला सवाल तो ये पूछा है कि 5 मिलीमीटर का पार्टिकल क्या हरकत करेगा, ठीक है। तो एक तरह से उसने आपको फ्लो की स्ट्रेंथ बता दी, या जो फ्लूइड ड्रैग है उसकी मैग्नीट्यूड बता दी। तो अब आप शील्ड पैरामीटर कैलकुलेट करें, यानी कि आप वी स्टार जो है उसका स्क्वायर लें डिवाइड बाय एस माइनस वन जी डी एस करें। ये एस माइनस वन पार्कर के नज़दीक कैपिटल आर है और शंसों के नज़दीक एस माइनस वन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया तो टाउ स्टार 0.41 आ गया। अब आपने ये देखना है कि क्या इंसिपिएंट मोशन या थ्रेशोल्ड फ्लू जो है वो क्रॉस हो रहा है, तो उस फिर आप दूसरा काम ये करें कि या तो रेनॉल्ड शील्ड पैरामीटर शील्ड नंबर पे जाएं, शील्ड कर्व पे जाएं। दूसरा आसान, उससे भी आसान तरीका ये है कि आप पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करें, यानी क्योंकि आप वो क्या है, पार्टिकल साइज आपको पता है 5 मिलीमीटर, शेयर वेलोसिटी आपको पता है 0.18 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वो जब किया तो आपके पास पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर 910 आया। इसका मतलब है कि ये फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो है। तो जब फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो हो तो टाउ स्टार सी किसके बराबर होता है, 0.06, और हमारा
टाउ स्टार जो है वो 0.41 है, लिहाजा बेड लोड मोशन इज इंडिकेटेड, यानी 5 मिलीमीटर का पार्टिकल क्या मूव करेगा, तो जवाब असबात में है कि जी करेगा। ठीक है, रीजनिंग को आप समझ। अब दूसरा सवाल ये है, चलो मान लिया कि 5 तो कर लेगा, लेकिन ये बताओ कि बेड में एक साइज के पार्टिकल तो नहीं होंगे, कई साइज के पार्टिकल होंगे, तो कौन सा साइज का पार्टिकल है जो सबसे बड़ा है, जो कि मूव करेगा और उससे ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो वो उसमें अब हम वो फाइंड करते हैं, वो कौन सा क्रिटिकल पार्टिकल साइज है जिससे नीचे तो पार्टिकल साइजेस मूव करेंगे पार्टिकल, लेकिन उससे बड़े पार्टिकल साइजेस मूव नहीं करेंगे। तो हम उसको फाइंड करते हैं, लेकिन किस तरीके से। अब हमारे पास अननोन जो है वो ds है, ठीक है ना, पार्टिकल साइज अननोन है। इस पहले पार्ट में पार्टिकल साइज जो था वो नोन था। अब दूसरे पार्टिकल में जो है ना पार्टिकल साइज नोन है, तो ds इज नोन और जो है और टाउ स्टार c भी नोन है, वो 0.06 है। अब इस चीज को ध्यान में रखें और अब आप क्या करें कि टाउ स्टार c जो है वो 0.06 है और उसको आप यूज करें, तो फिर इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करें, यानी कि सॉरी इधर आए और टाउ स्टार c को आप पुट करें 0.06, तो और ds अननोन है, ds इधर चला जाएगा और टाउ स्टार c इधर आ जाएगा। 0.06 टाइम g इंटू s माइनस 1 v स्टार स्क्वेयर, और v स्टार आपके पास है 0.41 को छोड़ दें, और यानी इसी एक्सप्रेशन को, शील्ड पैरामीटर वाली एक्सप्रेशन को आप दोबारा यूज करेंगे ds निकालने के, यानी लार्जेस्ट पार्टिकल साइज विच विल बी मूव्ड बाय दिस अंडर दीज फ्लो कंडीशन। ठीक है, इसी को दोबारा यूज करेंगे, बट अननोन विल बी ds and tau, instead of tau star you will put tau star c which is equal to 0.06. So from this reasoning you will find the largest particle size which will be moving and that is equal to 34 millimeter. ठीक है, तो जब पार्टिकल साइज d 34 मिलीमीटर होगा तो RE स्टार रिकैलकुलेट होगा और वो फिर 6200 होगा। तो कंक्लूजन क्या है, लार्जेस्ट पार्टिकल साइज सब्जेक्टेड टू बेड लोड मोशन in the stream is 34 millimeter. For ds greater than 34 millimeter, the particles will not move. ठीक है, अभी आप थोड़ा 10 मिनट इंतजार वो वेट करें, थोड़ा मैं रेस्ट कर, थोड़ा उसके बाद फिर शुरू करते हैं। कम से कम ये वाली जो चीज है वो खत्म कर लें। ठीक है, चंद स्लाइड्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, कुछ स्टूडेंट का सर आज हो जाता पहला, तो इसलिए सर वो अफ्तारी का टाइम हो रहा है सर, अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे तो फिर हम उसके बाद। अच्छा ठीक है, चलो बस सही है, आज के लिए काफी है। फिर अगले कल भी, हाँ बस आज ये वीक तो हो गया, तो अगले वीक में फिर हमारी क्लास जो होगी आपको पता है वो 2 बजे से 5 तक होगी। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो चले जो है हमारे दोस्तों ने आज रोजा रखा है, उनको रमजान मुबारक, सबको रमजान मुबारक। और आज के लिए हम इधर तक को करते हैं, चले कोई बात नहीं, अब फिर इसको नेक्स्ट शुरू कर लें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी सर। ठीक है, तो हाजिरी में देख लूंगा, कोई इशू, वो हाजिरी में ऑटोमेटिक ही लग जाती है, तो उसी से मैं लगा लूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको नेक्स्ट वीक में मिलेंगे और मैं चीज़ें जो हैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपके उसमें